जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि उल्लास एवं उन्नति दे। देखिए, ये हमारे डे 12 की वीडियो, अब तक 11 वीडियो आई है। 11वीं और 12वीं वीडियो में बहुत लंबा गैप हो चुका है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, क्षमा मैं हर वीडियो में मांगता हूँ, तो थोड़ा आप भी मैनेज कीजिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा। इसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आई थी, सर ये नहीं कराया, इसे कराइए, प्लीज़ कराइए। ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। देखिए, जो रामायण महाभारत आपकी बोर्ड पर लिखी हुई है, आप देख रहे होंगे सब, ये आपको थोड़ी लेंथी लग रही होगी, अभी तो इसमें और भी ज़्यादा थ्योरी है। बस आपको कुछ नहीं करना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिए इस चीज़ को। ये हमारा टॉपिक का मैं नाम बता दे रहा हूँ। टॉपिक का नाम है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। आप लिख लीजिए, मैं सॉरी यहाँ हेडिंग डालना भूल गया था, आप लिख लीजिए, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ। MICHELSON, माइकलसन MORLEY, मोर्ले एक्सपेरिमेंट के आपको पता है। पहले हमने नाम तो पढ़ लिया माइकलसन मोर्ले, तो साइंटिस्ट के नेम है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एक्सपेरिमेंट क्या था? इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या था जो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस बच्चे ने पढ़ा है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है जानने के लिए कि हमें पता चले क्या है कैसे, क्योंकि बुक में या टीचर इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? माइकलसन मोर्ले ने ऐसा क्या बताया जो ये इतना फेमस हो गया कि ये BSc तृतीय वर्ष में डाल दिया गया आपका। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा, पहले ये जो लिखा हुआ है ये बताने की बजाय मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, लाइट जो होती है हमारी, तो आपने वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ी होगी, प्रकाश के तरंग समीकरण वाली, तरंग सिद्धांत वाली। उसमें बताया गया था जो लाइट है वो तरंग की तरह से होता है, तरंग भी होता है। लेकिन आपको पता है तरंग यानी कि वेव्स को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की नीड होती है उन्हें चलने के लिए। मीडियम की नीड कैसे? जैसे मैं आपके पास बताऊं, ये साउंड वेव है, ये एयर में चलेंगी या किसी भी बॉडी में चलेंगी, ये वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ये भी वेव है। ऐसी वाटर वेव्स वाटर में चलेंगी, साउंड वेव्स एयर में चलेंगी। सबको चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। अभी हम जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है और लाइट वेव वहाँ से भी आ सकती है, यानी कि लाइट वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। लेकिन पहले क्या माना जाता था कि लाइट एक वेव है, इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होगी। तो अर्थ के और सन के बीच में क्या मान लिया कि मीडियम एज्यूम कर लिया साइंटिस्टों ने। वे भी कौन सी? 19वीं सेंचुरी के, मैंने लिखा भी हुआ ये रहा 90s, 19वीं शताब्दी के, अब तो शायद 20वीं शताब्दी है। 19वीं शताब्दी के साइंटिस्टों ने क्या माना था? ये माना था कि एक मीडियम है ईथर आप केमिस्ट्री में आपने भली भांति सुना होगा कि अर्थ के और सन के वैक्यूम में भी क्या भरा हुआ है? ईथर। और लाइट वेव जो हमारी ईथर से होकर आती है, और ईथर को अगर हम स्टेशनरी मान लें, रुका हुआ मान लें, ये मान लो, एज्यूम करो ये सन है, इमेजिनेशन में क्रिएट करो, ये सन है, ये अर्थ है, बीच में ईथर है। अर्थ मोशन कर रही है, अर्थ मोशन कर रही है, अर्थ मोशन कर रही है। जब मोशन कर रही है तो ईथर रेस्ट में है, तो अर्थ के और ईथर के बीच एक रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन जानते हो, आपेक्षिक गति बोलते हैं जिसे। रिलेटिव मोशन का मतलब आप रिलेशन से लगाओ, रिलेशन हमेशा दो बंदों के बीच होता है, तो ऐसी रिलेटिव मोशन भी दो के बीच निकलता है हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं आपसे बोलूं, आप सब बैठे हो आराम से, आप रेस्ट में हो, मोशन में, तो आप कहोगे हम रेस्ट में। लेकिन अगर आपको कोई बंदा मून से देखता है तो आप उसके लिए मोशन में हो, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। लेकिन अगर अर्थ से खड़ा हुआ बंदा अर्थ पे ही देखता है तो उसके लिए आप बैठे हुए, तो आप रेस्ट में हो। तो आपको रेस्पेक्ट में बताना होता है, किसके रेस्पेक्ट में? मून वाले के लिए आप मोशन में हो, लेकिन अर्थ वाले के लिए आप रेस्ट में हो। तो इसे ही आप क्या बोलते हो? रिलेटिव मोशन बोलते हो। तो अर्थ के और ईथर के बीच कोई रिलेटिव मोशन होगा, उस रिलेटिव मोशन को डिटेक्ट पता करने के लिए, बताने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो वही एक एक्सपेरिमेंट था जो सबसे फेमस और सटीक माना गया, उसे क्या बोलते हैं? माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन मोर्ले ने क्या बताया? कुछ इन्होंने स्पेशल एक नई चीज़ नहीं बताई। इन्होंने बताया कि 19वीं शताब्दी में माना जाता था, क्या माना जाता था कि सारे अर्थ के चारों तरफ वैक्यूम में भी क्या हुआ है? ईथर ही हुआ पड़ा है, और अर्थ मोशन कर दिया, तो ईथर के और अर्थ के बीच एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा। और उस रिलेटिव मोशन का ही पता लगाने के लिए माइकलसन मोर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उसी एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपको जो बोर्ड पे लिखी हुई है वो थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि वेव थ्योरी मतलब तरंग सिद्धांत के अनुसार, लाइट इज आल्सो ए वेव, लाइट भी क्या है? एक वेव है। सो ए मैटीरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स,
देखो जी से ना दिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो सुन के पॉज करके साथ साथ लिखता भी चले। सो ए मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, यानी कि वेव्स को चलने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। जैसे मैंने अभी बताया साउंड वेव एयर में चलती है, वाटर वेव्स वाटर में चलती हैं। हैंस 19th century physicists argued that light requires a medium to propagate, यानी कि 19वीं शताब्दी के भौतिकवादियों ने क्या दिया, एक तर्क दिया, क्या लाइट रिक्वायर्स ए मीडियम, लाइट को भी चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होगी। दे कंसिडर दिस मीडियम ईथर, उन्होंने इस मीडियम को क्या माना, ईथर माना। दिस ईथर वाज एज्यूम्ड टू फिल ऑल द स्पेस, यो माना गया है कि यो ईथर सभी जगह भरा हुआ है, सभी स्पेस में, इवन वैक्यूम, वैक्यूम में भी। वैक्यूम की स्पेलिंग देखना आप करते हो VACCUM, वो होता है आपका वैक्यूम क्लीनर वाला जो घर पे मम्मी साफ सफाई को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन निर्वात वाले के होते हैं VACWM। ठीक। द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट शोड दैट दिस ईथर, दिख रहा है, दिस ईथर मस्ट बी स्टेशनरी, की वो ईथर क्या होना चाहिए, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ होना चाहिए। सो ईथर वाज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट स्टेशनरी मीडियम, तो ये मान लिया गया है कि ईथर जो है एक एक्सीलेंट स्टेशनरी रुका हुआ, स्टेटिक से वर्ड बना, एक रुका हुआ एक्सीलेंट मीडियम है। इफ मटेरियल बॉडी, यानी कि मटेरियल बॉडी हमने कोई अर्थ मान ली, अर्थ ले लिया जो अभी मैं बता रहा था, मूव्स इन स्पेस, स्पेस में क्या भरा हुआ है आपका, स्पेस में ईथर भरा हुआ है। जब मान लिया हमने इफ मटेरियल बॉडी अर्थ मूव्स इन स्पेस, यानी कि कोई बॉडी स्पेस में घूम रही है, स्पेस में क्या भरा हुआ, ईथर, और बॉडी हमने मान ली अर्थ, तो देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर, अर्थ और ईथर के बीच क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन। इस रिलेटिव मोशन का ही पता लगाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, और एक इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में जो आपके सिलेबस में डाला हुआ है वो कौन सा है, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। इतना समझ में आया। ऑब्जेक्टिव वाले थ्योरी वालों को तो जैसे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी होगी और भी MG यूनिवर्सिटी होगी, जितनी यूनिवर्सिटी है उन्हें तो पूरा लिखना है ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों के लिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट था वो किस मीडियम के लिए दिया गया था, वो ईथर मीडियम के लिए दिया गया था, यानी कि किस चीज़ को फाइंड करने के लिए दिया गया था, रिलेटिव मोशन फाइंड करने के लिए दिया गया था। अभी ये शुरुआत, अभी तो ये बहुत लेंथी है आपका माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, अभी इसमें डेरिवेशन भी है, करा रहा हूँ मैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, देखिए आगे चलते हैं। आगे मैंने अभी बताया कि रिलेटिव मोशन होता है। सो ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म टू डिटेक्ट द रिलेटिव मोशन, यानी कि इस रिलेटिव मोशन को पता डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए बिटवीन अर्थ एंड ईथर के बीच। द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट अमोंग दैम इज माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, तो इन सब में जो सबसे फेमस था वो कौन सा था, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, जो कब दिया गया था, विच वाज परफॉर्म्ड इन 1887। देखिए अब इसकी फिगर बनाई हुई है, जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उन्हें फिगर में दिक्कत नहीं, उन्हें तो फिगर से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जो डेस्क्रिप्टिव वाले हैं उन्हें फिगर में एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या क्या लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ लिखिए, और डेस्क्रिप्टिव वाले तो लिखे, और जो ऑब्जेक्टिव वाले वे सुनिए केवल मेरे वर्ड्स को। ये देखिए क्या है, एक लाइट सोर्स है, इससे लाइट बीम चल रही है, ये चल रही लाइट बीम, इसे तो हम इसे पहले कैसे लिखेंगे, लेट ए लाइट बीम फ्रॉम सोर्स एस इंसिडेंट ऑन मिरर एम। मिरर एम कैसा है, हाफ सिल्वर्ड, यानी कि यहाँ इस पर सिल्वर की लेयर की गई है। लेट ए लाइट बीम फ्रॉम सोर्स एस इंसिडेंट ऑन half silvered mirror M. This mirror will split beam into two beams, यानी कि वो मिरर क्या करेगा, उस बीम को दो बीम में ब्रेक कर देगा, एक बीम 1 और एक बीम 2। ये आपकी बीम 1 है और एक बीम 2 है। एक बार और, let a light beam from source S incident on mirror M, half silvered mirror M. This mirror will split beam into two beams, beam 1 and beam 2। अब beam 1 किधर जा रही है, M1 की तरफ। beam 1 move towards mirror M1 and beam 2 transmitted towards M2। यहाँ देखिए, यहाँ वर्ड इस्तेमाल करोगे रिफ्लेक्ट, और ये आर पार निकल ले, जब आर पार निकलता है वहाँ इस्तेमाल करते हो ट्रांसमिट। तो बीम M1 विल रिफ्लेक्ट टुवार्ड्स मिरर M1 और बीम M2 ट्रांसमिटेड टुवार्ड्स M2, यानी कि जो बीम 1 है वो परावर्तित होगी किसकी तरफ, 1 की तरफ, और ये अपवर्तित होगी किसकी तरफ, M2 की तरफ। ठीक,
अब ये टकराएगी, मिरर से टकराएगी, तो टकरा के फिर वापस आएगी। ठीक ठीक, तो अब आप इस बात लिखोगे, बीम 1 इज गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू मिरर M and beam 2 also reflected by M2 towards M। ठीक, and both beam will take entry into telescope। समझे जो मैंने बोला? आप लिखिए, ध्यान से सुनिए, रिफ्लेक्स लगा के लिखिए एक वर्ड और सुनिए। ऑब्जेक्टिव वालों को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सोर्स एस से कोई लाइट बीम चली मिरर एम पर। मिरर एम क्या था? हाफ सिल्वर था, यानी कि आधे पर इस पे सिल्वर की लेयर थी, तभी तो रिफ्लेक्ट किया। तो इसने इसे दो उसमें तोड़ दिया, एक 1 में और एक 2 में। 1 वाली ऊपर गई, ऊपर से टकरा के वापस आएगी, 2 वाली भी टकरा के वापस आएगी। जब वापस आएगी तो यहाँ से पार होकर ट्रांसमिट होकर इसमें आ जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वो भी इसमें आ जाएगी, यानी कि 1 और 2 दोनों एक दूसरे की टेलीस्कोप में टकराएंगी। और आपको पता है जब एक दूसरे के वे ऊपर चलती हैं तो इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण। अगर वे ऊपर उठ रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव, डाउन हो रही है तो डिस्ट्रक्टिव, यानी कि संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण। बीएससी सेकंड ईयर में आपने ढंग से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा रखा है, पहली वीडियो में या शायद दूसरी वीडियो में। आप देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो टेलीस्कोप में एक इंटरफेरेंस होगा क्योंकि पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पाथ डिफरेंस कैसे? ये तो देखो कांच में से गुजर नहीं रही, ये कांच में से गुजर रही है, तो इसे निकलने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, यहाँ तक पहुँचने में ये जल्दी पहुँच जाएगी। तो एक पहले पहुँचेगी, एक देर से पहुँचेगी, तो दोनों में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उस पाथ डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा? इंटरफेरेंस। अब वो इंटरफेरेंस संपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और विनाशी यानी कि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। आप इतना थ्योरी समझ गए? जो मैंने बताया लिख लीजिए, उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। देखिए दोस्तों, आप सब उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। देखिए फिगर में थोड़ा सा चेंज है, वो फिगर सही है, बस उसी फिगर में चेंज होना है। चेंज क्या हुआ है मैंने, देखिए, लेट द मिरर्स M1 एंड M2 आर एट द सेम डिस्टेंस L फ्रॉम मिरर M। अब डेरिवेशन करेंगे, हमने मान लिया M1 और M2 M से सेम डिस्टेंस पर है, ये भी L पर और ये भी L पर। सपोज दैट द अर्थ इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अर्थ लेफ्ट से राइट, मेरा लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ अर्थ जा रही है। तो अर्थ जा रही है तो उस पर जो बॉडी है वो भी चलेगी लेफ्ट से राइट। ठीक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद ए वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू ईथर, यानी कि किस वेलोसिटी से जा रही है? v वेलोसिटी से जा रही है। देन इन मूविंग फ्रॉम M2 द बीम 2 इज मूविंग c-v। मान लो ईथर इधर से आ रहा है, अर्थ इधर से जा रही है, स्पीड मतलब इधर सन है, सन से लाइट आ रही है c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और मेरी ये वेलोसिटी v इधर से जा रही है। आप इसे जनरली फॉर्म में कैसे समझिए, मेरे पास मार्कर है, इस पर मैंने इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी किधर जाएगी? इधर की साइड। इधर मैंने 10 का लगा दिया, इधर भी 10 का, तो बॉडी यहीं रहेगी। इधर की साइड मैंने 10 का लगाया, इधर की साइड 5 का लगाया, तो बॉडी 10 की तरफ जाएगी। कितने न्यूटन से? 5 न्यूटन से। बेसिक है फॉर्मल। इधर से c आ रही है, इधर से v जा रही है, तो दोनों टकराएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? c-v। तो देखिए सेम यही हुआ, beam 2 is moving c-v। when the beam 2 is returning from M to M the speed will be c+v। जब वापस आ रही है तो बीम भी इधर जा रही है v वेलोसिटी से और ये भी इधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, तो सेम डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? c+v। अब मैं फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेफ्ट से राइट हमारी अर्थ जा रही है, तो ये सिस्टम भी लेफ्ट से राइट जा रहा होगा, तो आपका M1 डैश पे पहुंच गया, M डैश पे पहुंच गया, M2 डैश पे पहुंच गया। अब देखिए लाइट बीम यहाँ से चली, मान लो चलो इसी मिरर को ले लें, यहाँ से टकराई, तो जा रही है इधर की साइड, लाइट इधर की साइड, ये v वेलोसिटी से जा रही है, तो आपकी v इधर होगी, c इधर की साइड, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? c-v जाते टाइम। और जब ये टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो बीम का फेस इधर की साइड हो जाएगा, ये हो गया v, और c भी इधर की साइड, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? c+v। तो यहाँ मैंने ये सभी तो लिखा है, अभी बीम 2 के लिए लिखा, अभी बीम 1 के लिए भी लिखूंगा। देखो बीम 2 इज मूविंग c-v, कब? जब फ्रॉम M से लेकर M2 की तरफ जा रही है, M से M2 की तरफ जा रही है c-v, और जब रिटर्न हो रही है M2 से M की तरफ, अभी मैंने बताया M2 से M की तरफ क्या हो रही है? रिटर्न में क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी c+v। मुझे पता है इसे कितना टाइम लगा, टोटल टाइम
वहाँ से वहाँ तक वापस आने में यही वापस कितना टाइम लगा, इसे मैंने मान लिया T2 टाइम लगा। ये लिखा हुआ द टोटल टाइम टेकन बाय दिस बीम टू गो फ्रॉम M से लेके M2 पर जाने पर एंड बैक टू M, और वापस M2 से M पर आने पर टोटल टाइम मैंने कितना मान लिया, T2 मान लिया। लिखा हुआ है कहीं मैंने, ये लिखा हुआ। ठीक, अब देखें तो टोटल टाइम की वैल्यू कितनी आ गई। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ यहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, तो टोटल टाइम क्या हो गया आपका, टाइम T2 इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, फिर वापस आने का टाइम, तो 2 टाइम होंगे मेरे। मैंने प्लस कर लिया, एक इधर एक इधर। आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें पता है M से लेके M2 की लेंथ कितनी है, L, तो डिस्टेंस कितनी होगी, L, तो L अपॉन जाते टाइम C माइनस V, इधर प्लस L अपॉन आते टाइम भी डिस्टेंस तो उतनी है, और वेलोसिटी C प्लस V। हमने ये फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते टाइम डिस्टेंस L, स्पीड यो, आते टाइम डिस्टेंस तो सेम ही L, आते वेलोसिटी C प्लस V। तो हो गया, इसमें कुछ रामायण या रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अब मैं इसे थोड़ा सा सोल्व कर दे रहा हूँ, सोल्व आप भी आसानी के साथ कर सकते हो। क्या, L कॉमन ले लिया मैंने और एलसीएम आ गया C माइनस V C प्लस V। मैथ मेरा वीक है, पहले भी करवाया बताया है मैंने। तो अब आप इधर लोगे C प्लस V प्लस C माइनस V, ये V से V कट जाएगा, क्या आ गया 2LC अपॉन A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? आपकी बुक में थोड़ा सा और सोल्व किया हुआ है, देखे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा क्या सोल्व किया गया, 2LC तो था ही, अपॉन नीचे से C स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है, C स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, C से C एक कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2L अपॉन C। दिख रहा है यहाँ, नहीं दिख रहा, देखो मैं ऊपर की साइड लिख दे रहा हूँ। आप सॉल्यूशन देखें, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, मेरा तो मैथमेटिक्स वीक है, मैं जब भी कर रहा हूँ आपका तो बेहतर होगा, क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट हो। मैंने मैथ बीएससी में ही पढ़ा था, एमएससी में तो कोई मैथ मैंने पढ़ा ही नहीं। 2L अपॉन C बचा, और क्या बचा 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये मेरे पास T2 की वैल्यू आ चुकी है। मैंने T2 क्यों माना, क्योंकि बीम 2 के लिए निकाला है। अब मैं T1 मान के बीम 1 के लिए निकालूंगा, जैसे क्योंकि M2 M2 डैश पर शिफ्ट हुआ है, ऐसी M1 M1 डैश पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उधर की साइड चल रहा है, तो सारी बॉडी की बॉडी मेरी उधर की साइड शिफ्ट हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस कैलकुलेशन का, ठीक, फिर मैं आगे बता रहा हूँ आप सबको। ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, देखिए अब हम T1 के लिए निकालते हैं। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, फॉर द बीम 1। अब किसके लिए निकाल रहे हैं, बीम 1 के लिए। द टाइम टेकन बाय द लाइट बीम टू गो फ्रॉम M2 M1 डैश इज T1 डैश, यानी कि M से M1 डैश तक जो इस वेव को जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है T1 डैश। एंड इट ट्रेवल से डिस्टेंस CT1 डैश, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी CT1 डैश। क्या से, यही फॉर्मूला है यार छोटा सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड एयर है, लाइट वेव है, किससे चल रही है C से, तो डिस्टेंस कितनी है आपकी स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड कितनी है C, टाइम कितना है आपका T1 डैश, तो कितना हो गया C T1 डैश। कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, दिख रहा है C T1 डैश। बेसिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं। यहाँ से यहाँ तक आपने मिरर M1 की लेंथ मानी हुई है, कितनी लेंथ है इसकी L। और अब देखो हमें पता है पूरा सिस्टम किससे चल रहा है, V वेलोसिटी से लेफ्ट से राइट, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था। तो टाइम कितना है T1 डैश, तो यहाँ से यहाँ तक M1 को पहुँचने में कितना टाइम लग गया होगा, T1 डैश ही टाइम लगा होगा, और वेलोसिटी V, तो डिस्टेंस कितनी होगी फिर से V T1 डैश। तो मैंने सिमिलरली करके लिख दिया। आप लैंग्वेज की फॉर्म में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एट दैट टाइम मिरर M1 विल आल्सो शिफ्ट टू M1 डैश कवरिंग डिस्टेंस V T1 डैश। ठीक, अब मुझे T1 डैश की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला M1 M1 डैश इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज कौन सा, M1 M1 डैश।
आपने पढ़ा है हिंदी वालों, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि आपने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। ये है आपका क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब कर्ण। ये क्या है आपका आधार, ये क्या है आपका लंब। आप जैसे चाहो कर सकते हो। मैं क्या लगा रहा हूँ, m1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर m1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर m1 डैश का स्क्वायर m1 डैश का स्क्वायर। अब आप वैल्यू रख सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी है, c t1 डैश का स्क्वायर इक्वल टू m1 डैश की वैल्यू कितनी है, m1 डैश की वैल्यू है आपकी l स्क्वायर प्लस m1 डैश की वैल्यू क्या है, v t1 डैश का स्क्वायर। अब आपको सोल्व करना है और t1 डैश की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये इधर ला रहा हूँ मैं। ये इधर की अब फिगर देख लीजिए ध्यान से, मैं रफ कर दे रहा हूँ इस फिगर को। ठीक, थोड़ा सा यहाँ भी हमारे इधर साउंड क्रिएट होना चालू हो गया बाहर की तरफ। ठीक, इसका मैं इधर लाया, ये क्या हो गया, सी स्क्वायर t1 डैश का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर t1 डैश का स्क्वायर। देखो ये जो साउंड हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे चार्जर दूँ। कोचिंग सेंटर मेरा ऑन रोड पर ही है, तो यहाँ से शायद कि माइक पर अनाउंसमेंट हो रहा है तो उसकी साउंड आ रही है। थोड़ा सा इसे करिए, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन कीजिए आप। ठीक, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इज इक्वल टू एल स्क्वायर t1 डैश स्क्वायर कॉमन क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो t1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सेम कुछ उससे मिलती जुलती नहीं आ गई। आप यहाँ क्या करोगे, सी स्क्वायर कॉमन लोगे, क्या होगा आपका एल स्क्वायर, चलो साउंड गई, सी स्क्वायर कॉमन क्या बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये t1 डैश स्क्वायर की वैल्यू आई। अगर मैं t1 डैश की वैल्यू निकालता हूँ, t1 डैश की वैल्यू निकालता हूँ, तो इधर की पूरी क्वांटिटी का अंडर रूट होगा, एल स्क्वायर का अंडर रूट एल, सी स्क्वायर का अंडर रूट सी, इसका पूरे का अंडर रूट एल अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई t1 डैश की। t1 डैश क्या से, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम, लेकिन ये वापस भी तो आ रही है। अभी तो टोटल टाइम निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी फटाफट लीजिए। टाइम आज इसमें माइकलसन मॉडल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है। ठीक है, वो तो मैं लिखने का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। लिखने का टाइम क्या है, क्योंकि मैं वीडियो में क्रॉप कर दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी पड़ेगी आपके लिए। आप बस फटाफट कीजिए। ये t1 डैश कहाँ से कहाँ तक टाइम था, यहाँ था यहाँ तक, लेकिन मुझे टोटल टाइम निकालना है। मैंने क्या किया, लेट टोटल टाइम इज टोटल टाइम फॉर किसके लिए, बीम 1 के लिए कितना है t1। सो t1 कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस, जितना जाने में उतना ही वापस आने में, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है और वेलोसिटी भी सेम है। तो कितना 2t1 डैश, t1 डैश जाने में, t1 डैश आने में, तो 2t1 डैश हो गया। यानी कि 2t1 डैश की वैल्यू रख दो एल अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, तो बीम 2 के लिए टोटल टाइम हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए। अब हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस किसमें, टाइम टेकन बाय द बीम्स। अब आपको कुछ नहीं करना, t2 माइनस t1 करना है। ठीक, अब हम क्या निकाल लेंगे, टाइम डिफरेंस टेकन बाय द बोथ बीम्स। कर दो रफ। टाइम डिफरेंस टेकन बाय द बीम्स। देखिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहे। ठीक, रेगुलर रहे, कृष्ण जी का दिन है। मैंने सोचा था आज से शुरुआत करते हैं, इसी वजह से बच्चे पूछते थे कब से चलेगी, मैं डेली कल 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 बोल लेता था। ठीक, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना, t2 माइनस t1। t2 कितना आया था मेरा, आप तो बोल भी नहीं सकते, मुझे ही देखना पड़ेगा। t2 कितना आया था, जल्दी बताइए। t2 था 2l अपॉन सी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 2l अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही था, अंडर रूट नहीं था। माइनस t1 कितना था मेरा, t1 बोलिए अभी 2 सेकंड पहले, बस मुझे लगता है नीचे वाली क्वांटिटी पर अंडर रूट आ गया था, बाकी सब यही था। ठीक, 2l अपॉन सी
√1 माइनस v²/c²। मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी क्वांटिटी से 12/c कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, 1/1 माइनस v²/c²। ये ऊपर ले गया 1 माइनस v²/c² की पावर -1। यहाँ से 12/c कॉमन आ गया मेरा फिर से, तो क्या बचेगा 1 माइनस v²/c² की पावर -1/2। यही तो बचेगा। कोई मैंने इसमें बाइनोमल थ्योरम लगाई जो हायर टर्म से वे नेगलेक्ट कर दी। बाइनोमल थ्योरम क्या होते हैं, 1 + x की पावर n हो तो क्या आ जाता है 1 + nx, ये यहाँ आ जाता है। और ऐसी n आगे तक चलती है, लेकिन यहाँ हम हायर टर्म्स क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आपका देखिए कहाँ तक दिख रहा है, आपको यहाँ तक दिख रहा है, तो मुझे यहाँ तक लिखना है 12/c। अब ये 1 यहाँ लाऊंगा मैं इसे -1 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस v²/c²। माइनस ये लाऊंगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का अंदर जाएगा, वापस से माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा v²/2c²। बताओ ये वाली बात समझे, ये यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन एक बाहर माइनस है, वापस से इसे क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट। यहाँ देखिए इन दोनों को मैं सोल्व करता हूँ, बहुत आसान डेरिवेशन है, मैं रफ कर दे रहा हूँ ऊपर का। ΔT आपका टाइम डिफरेंस निकल के आ गया। आप इंटेलिजेंट हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। सारे ही बच्चे आप यूट्यूब पर गाने सॉन्ग्स ना सुनकर पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप पढ़ने लिखने वाले हो, तो कैलकुलेशन तो आप फटाक से करोगे। क्या 12/c कॉमन, ये ΔT की वैल्यू आई, ठीक, इज इक्वल्स टू ये इंटू v², इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया तो 2v² में v² गया, कितना बचा v²/2c²। मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, बाकी आप करके देखना, पता नहीं क्या कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा मैथ पहले से कहता हूँ 2 से तो 2 भी कैंसिल हो गया, LV²/c³। ये किसकी वैल्यू आ गई, ΔT की वैल्यू आ गई, टाइम टेकन आ गया आपके पास। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। LV²/c³। अब पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। पार्ट डिफरेंस क्या होता है टाइम डिफरेंस के कोरस्पोंडेंस में, पार्ट डिफरेंस क्या है, रफ कर दे रहा हूँ। पार्ट डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। अब पाथ डिफरेंस ही है, तो पाथ डिफरेंस है, यानी कि पाथ हुआ, और पाथ को क्या बोलते हो आप, डिस्टेंस ही बोलते हो। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहूँ, पाथ डिफरेंस कोरस्पोंडिंग टू टाइम डिफरेंस t2 - t1 विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी c, स्पीड ऑफ लाइट के। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, पाथ ही तो होती है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। पाथ डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपने c मान ली, और टाइम कितना, टाइम डिफरेंस t2 - t1। सिंपल सा, आपको रट्टा मानने की जरूरत नहीं है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पाथ क्या होता है आपका, पाथ आपके डिस्टेंस ही तो होता है। t2 - t1 की वैल्यू बताओ जल्दी, क्या आई थी, LV²/t³। यही तो आई थी, सॉरी c³, c इंटू LV²/c³। c से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आ गया, LV²/c²। ये देखिए आपका क्या आ गया, माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट में जो मेन डेरिवेशन है वे आपके हो गई। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ माइकलसन तो मोल्ड एक्सपेरिमेंट की कुछ अलग से हाइपोथेसिस हैं, उनमें माइकलसन मोल्ड ने भी बताई, वे कल मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक, तब तक के लिए गुड लक। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यार, आप व्यूज़ बहुत कम देते हो, इस वजह से मोरल टूट जाता है और मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन नहीं करता। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम यार व्यूज़ तो दो। ज़्यादा व्यूज़ नहीं, अगर आप 100-150 व्यूज़ भी दे देते हो वही काफ़ी है। मुझे के में मिलियंस में नहीं चाहिए, 100 व्यूज़ मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि इसका मतलब है 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि फिजिक्स एक बड़ा एरिया नहीं है, वो भी BSc फिजिक्स, तो बच्चे कम होते हैं। तो आप देख रहे हो, वही मेरे लिए एनफ है। ठीक, तब तक के लिए गुड लक।